साथियों, आप सबों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल रामा क्लासेस में। और आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1200 MCQ के अंतिम चरण में हैं। आज हम लोग 1001 से आगे के प्रश्नों को जानेंगे। इसको आज वाले हम 2 पार्ट में डिवाइड करके एक 100 क्वेश्चन का 2 बार वीडियो डालेंगे, और तो उसमें आज 200 प्रश्न लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। सब जान रहे हैं 30 तारीख को अनिकल परीक्षा है, और उसके लिए अंतिम समय में जो हम लोग पढ़ेंगे शायद हमारे दिमाग में थोड़ी बहुत वो रहे। और आशा उम्मीद ये है कि जितने भी सहायक अध्यापक हैं सभी सफल हो जाएं। ये हमारी भगवान अल्लाह जो भी हैं उनसे शुभकामनाएं हैं। दूसरी चीज़, आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे, हमारे ही साथी वे भी होंगे। तो चलिए अब आगे का प्रश्न और आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न जो है वह है, निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक या उदाहरणा का उदाहरण नहीं है? मूर्तवाचक या उदाहरणा का उदाहरण योग्यता नहीं है। क्या नहीं है? योग्यता। अगला प्रश्न, पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग के लिए किया जाता है कहलाता है। वो क्या कहलाता है? तो वो स्कैनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कैनिंग। हम सभी में आवश्यकता अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिससे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है। तो सबसे पहला अभिप्रेरणा जो शुरुआत होती है उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है शारीरिक आवश्यकता को सबसे पहले पूरा किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पुनर्बलन का उदाहरण है? पुनर्बलन का उदाहरण नहीं लता, उत्तर 45 नहीं है। कमला, उत्तर देने में तुम कृति की सहायता नहीं कर सकते। अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो। सुनील, तुमने सही कहा। पुनर्बलन मतलब वो फिर से बल नहीं लगा रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है डी नंबर, सुनील तुमने सही कहा। इस प्रकार का अगर कथन है तो वो पुनर्बलन का उदाहरण है। संवेग क्या है? तो संवेग उत्तेजना या भावों में परिवर्तन, उत्तेजना या भावों में परिवर्तन को संवेग कहते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हैं, उत्तेजना या भावों में परिवर्तन को संवेग कहते हैं। अगला, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान, फर्स्ट स्टेप क्या है? तो फर्स्ट स्टेप जो है जिज्ञासा। सीखने की प्रक्रिया का सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो है जिज्ञासा। अगर जिज्ञासा होगी तो हम सीखने के बारे में काम करेंगे, और अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो हम सीखने के बारे में काम नहीं करेंगे। अगला प्रश्न, बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। कैसे विकास कर सकते हैं स्व अध्ययन? तो नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर इसका मतलब है जैसे बच्चों में पंख, हंस, आखिर उस प्रकार की जो छोटी छोटी किताबें आती हैं, चंपक, इसका अगर नए पाठ को हम लेकर आते हैं, उसका जो है नया जो एडिशन है उसको लेकर आते हैं, तो बच्चे उसको बार बार पढ़ना चाहेंगे, और उससे जो है उसमें कहीं ना कहीं स्व अध्ययन की क्षमता का विकास होगा। अगला प्रश्न, कक्षा में किसी वस्तु की परिचर्या के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या करना। किसकी तथ्यों की व्याख्या करना? तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या करना। मेसोले के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। मेसोले के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत। ये सिद्धांत किसका? मेसोले का। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो इसका प्रवर्तक कौन थे? स्पीयरमैन। कौन थे? स्पीयरमैन। अगला प्रश्न, जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। तो जन्मजात व्यक्तिक गुणों का वो योगफल है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के अनुसार जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल होगा। अगला प्रश्न, बंदुरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानकीकरण के द्वारा सीखते हैं। जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? जिसको कह सकते हैं निरीक्षणात्मक अधिगम। अगर बच्चे प्रतिमानीकरण के द्वारा सीखते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे निरीक्षणात्मक अधिगम। अगला प्रश्न, खाली जगह ने सामूहिक अचेतन का सफलता दिया था।
ऐसा कौन सा है जिन्होंने सामूहिक या चेतन का सप्रत्यय मतलब कथन दिया था, तो वो है यूंग। यूंग ने क्या किया था, सामूहिक या चेतन का सप्रत्यय दिया था। पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा अधिगम क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, या फिर उद्दीपक तथा अनुक्रिया से जोड़ से होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं सृजन किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और ये पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा का अधिगम है। किसके अनुसार? पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार। मतलब वहाँ पर बच्चे जो हैं स्वयं सृजित किए जाएंगे और सक्रिय रूप से वो भूमिका निभाएंगे। अगला प्रश्न, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती है, इनमें से किसके या किनके लिए शिक्षकों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? तो शिक्षार्थियों में बहुत सी भिन्नताएं होती है, इनमें से किसके या किनके लिए शिक्षकों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? तो यहाँ पहला संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता। तो ये दोनों के दोनों सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा के संदर्भ में सक्रियवद्धता का क्या अर्थ है? सक्रियवद्धता, तो सक्रियवद्धता का अर्थ है इसमें जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। क्या करना? जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, ये सक्रियवद्धता का अर्थ है। किसमें? प्राथमिक कक्षा में। अगला, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। और गतिविधि में भाग कब लेते हैं? अपनी रुचि से भाग लेते हैं। अपने चिंतन की अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थी के साथ करनी चाहिए। मतलब पहले तो व्याख्या दे लेंगे, जो भी बच्चे हैं उसके साथ में हम करके भी देखेंगे, कराएंगे भी, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अगला प्रश्न, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप क्या करेंगे? तो उनके लिए विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। मतलब सभी बच्चों को अलग अलग प्रकार का कार्य दे देंगे जो विभिन्न शैलियों का है, और उनका परीक्षण भी करेंगे, परीक्षण भी देंगे। सीखना क्या है? सीखने वाले संवेगों को प्रभावित होता है। सीखना जो है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, इसका मतलब है जो हम सीख रहे हैं तो हमारे जो सीखने वाले संवेग हैं उससे प्रभावित होता है। और अगर प्रभाव बढ़िया है तो ज़्यादा सीखेंगे, प्रभाव कम है तो फिर रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होगा। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो सीखने के बारे में सबसे जो सत्य कथन है, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो आधारभूत सहायता का उदाहरण है इसमें अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों का मतलब है जो बच्चों को समझ में न आए उस पर प्रश्न पूछना, और ये जो है सो आधारभूत सहायता है। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, तो कहाँ से? तो उनके सामाजिक संदर्भ से सीखने को पृथक नहीं कर सकते। मतलब बच्चा समाज में ज़रूर सीखेगा। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि समूह कार्य मतलब ग्रुप में ही काम देना, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। इससे छोटे समूह में कुछ बच्चे दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सीखने की प्रक्रिया में जब बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। कब? जब हम ग्रुप में काम दे रहे हैं तो ये होता है। एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। मतलब बच्चा ये अगर बच्चा को बताएगा तो वो बहुत जल्दी सीखेगा और ये उसके लिए बहुत ही फायदेमंद भी होगी। निम्नलिखित में कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे पहचान करने की सर्वाधिक उपयुक्त होगा?
कौन सा तरीका? तो यहाँ देखिए सही आंसर होगा बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्या को हल करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? तो किससे सहमत हैं? यहाँ पर सही आंसर होगा अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। अधिगम कहाँ घटित होता है? सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में ही अधिगम घटित होगा। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में अधिगम घटित होता है और उससे जो है सबों को सहमत होना चाहिए। अगला प्रश्न, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। तो किस बात पर? बच्चे के निष्पादन का स्तर पर निर्भर करता है। बच्चे के निष्पादन का स्तर पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, एक शिक्षार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करता है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करते वह है। तो वह क्या है? विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में? तो पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए इसके 4 अवस्थाएं टोटल है, तो इसमें से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा 2 से 7 वर्ष के बीच वाला होता है। उसके बाद फिर होता है मूर्त और उसके बाद होता है औपचारिक संक्रियात्मक। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान बनने में सहायता करते हैं? तो बच्चों के विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का मौका देना तथा उनके हल करते समय सहयोग करना। देखो, अगर हम बहुत अच्छे बच्चे को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसकी समस्या का समाधान करने में हम क्या करेंगे? समस्या का समाधान करने के लिए उसको मौका देंगे ताकि उस समस्या जो भी आई है उसका वो समाधान कर सके तथा उनका हल करने के समय हम उसको उस समय जो है उसको सहयोग देंगे। अगला प्रश्न, सुरेश समान रूप से शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन समय में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है या उनके में भिन्नता है। तो क्या है? अधिगम शैली में भिन्नता है। किसमें भिन्नता है? अधिगम शैली में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? तो प्रश्न पूछने से क्या होता है? प्रश्न अन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न के कारण ही अन्य क्रिया होती है और उससे अधिगम आगे बढ़ती है। अगला प्रश्न, कोई भी नाराज हो सकता है या आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है किससे है? तो संवेगात्मक विकास से संबंधित है। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है? तो अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक है। किस लिए? प्रेरणा के लिए। अब इसके बाद आगे का प्रश्न, तो अगला प्रश्न में है अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों के प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पद्धति सबसे सही उपयुक्त है? तो इसमें क्या होगा? संचरित व्यवहार परक का अवलोकन करेंगे। संचरित व्यवहार परक का अवलोकन करेंगे कि मतलब उसके अंदर कुछ संवेगात्मक विकास हो रहा है या नहीं हो रही है। अगला प्रश्न, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। तो इस मार्गदर्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको सहारा देना। क्या कहेंगे? सहारा देना। अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा सहारा हम दे रहे हैं तो उसके कारण वह जो भी समस्या उसका समाधान कर पा रहे हैं। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या किए? तो संस्कृति और भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्कृति और भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। मतलब स्वच्छता समिति का सदस्य बनाने से क्या फ़ायदा होती है? तो उससे क्या होता है? प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। बच्चा सोच सकता है कि हम कैसे साफ सफाई रख सकते हैं। अच्छा, 7 के शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो शिक्षार्थी से कहेंगे कि वैकल्पिक पद्धति का प्रयोग करें तथा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। जैसे आप लोग जानते होंगे, छोटे बच्चे को जब हम गुना सिखाते हैं
भागा सिखाते हैं। तो भागा सिखाने के क्रम में उसको कहते हैं कि अगर आपका भागा सही है तो आप फिर से ये दोनों को गुना करके देख लेते हैं। जैसे 24 है, 24 को हम 6 से भाग दें तो 6 छक 24, ये कट जाता है। तो हम कहते हैं अगर भागा आपका सही है तो ये दोनों को गुना करके आप देख लीजिए। और फिर अगर कहीं शेष बच रहा है तो ये दोनों को गुना करके जोड़ के फिर उसको देख लीजिए। तो यह है विकल्पात्मक पद्धति, मतलब उसके लिए एक और विकल्प का पद्धति है। तो इस पद्धति को अगर अपनाएंगे तो स्वयं जो है सो बच्चा तो जो गलती कर रहा है उसको पता कर पाएंगे। अगला प्रश्न, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम बनाता है? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया है नहीं, सुगम नहीं बनाता है, तो ये सिर्फ याद करके उसकी पुनरावृत्ति करेंगे तो ये सही चीज़ नहीं है। अगला प्रश्न, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? तो सबसे कम जो ध्यान दिया गया है वो है कि संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवियां आदि जैसी गलतियां मिलती है तो इस प्रकार के बच्चा का लक्षण है? तो अधिगम में अशक्तता का लक्षण है। किसका लक्षण? अधिगम में अशक्तता का लक्षण। अभिप्रेरणा चक्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही क्रम में है? तो सही क्रम में सबसे पहले आवश्यकता के बाद प्रबल प्रेरणा, ये सही होगा। फिर उत्तेजना, फिर लय, उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि और फिर अंत में उत्तेजना की कमी। पहले आवश्यकता होगी, फिर होगा प्रबल प्रेरणा। सिर्फ आवश्यकता से कुछ नहीं सीखेगा, प्रबल प्रेरणा मतलब तुरंत करने के लिए चाहिए। फिर उत्तेजना होगी, जरूर वो सीखेगा। फिर लय, उन्मुखी व्यवहार, तो कैसे सीखेगा इसके बारे में। फिर उपलब्धि उसकी आ जाएगी, और जब उपलब्धि आ जाएगी तो उत्तेजना जो है उसकी अपने आप खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, मतलब प्रजातांत्रिक परिवेश में अगर कक्षा होगा तो वह बच्चों के सीखने के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न, सीखने, आकलन और आकलन का अनुदेशन के बीच खाली जगह के लिए। तो देखिए सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंध को दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो एक के लिए यहाँ आ जाएगी और संबंध यहाँ आ जाएंगे। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि क्या है, उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो। उस शिक्षक का कैसा स्तर हो? उच्च सामाजिक और आर्थिक स्तर हो। अगर उच्च सामाजिक और आर्थिक स्तर रहेगा तो बच्चे बढ़िया से सीख पाएंगे, नहीं तो बच्चे जो है वो शिक्षक को कभी फॉलो ही नहीं करना चाहेंगे। अगला प्रश्न, उपलब्धि अभिप्रेरणा है किससे? चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति से। चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति से उपलब्धि अभिप्रेरणा है। अगला प्रश्न, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग खाली जगह की ओर संकेत करता है। तो स्कैफोल्डिंग का कहना था सीखने में वयस्कों द्वारा यह अस्थायी सहयोग, वयस्कों से सहयोग लेना है लेकिन यह अस्थायी सहयोग लेना है, तो उसी की ओर अंकित कर रहे हैं। कौन? स्कैफोल्डिंग। अगला प्रश्न, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। तो बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस प्रकार के व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। सबसे पहले ये सोच लेना मन में कि वो नहीं सफल हो सकते, और उसी के कारण सीखने में बच्चों को निस्सहायता मिलती है। मैडम चाय खाती है वाक्य में क्या है? तो वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत है। चाय खाती है, मैडम चाय पीती है अगर होता तो ज़्यादा अच्छा सूटेबल होता। तो यहाँ वाक्य विन्यास उसके दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विन्यास हुई, अर्थ उसका नहीं निकल पा रहा है। चाय को खाया नहीं जाता, पिया जाता है, तो अर्थ विन्यास के कारण वो गलत है। अगला प्रश्न, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों निम्नलिखित में कौन सा समान प्रकार का त्रुटि कर सकते हैं?
तो समान प्रकार का त्रुटि जो कर सकता है या कर रहा है वो है विकासात्मक। गणित के अधिगम निर्योगिता का आकलन निम्न में किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जाता है? तो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। अल्बर्ट बेड्यूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो बच्चों में सीखने के लिए प्रतिरूपण का एक मुख्य तरीका है। प्रतिरूपण का मतलब मॉडल के कारण भी बच्चे सीखते हैं। एक बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? तो यह जो विचार है वह E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न, शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वो अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किसमें है? सामाजिकरण में जो है सहायता पहुँचाती है। अगला प्रश्न, मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायता करता है तो यह है शैक्षिक टेलीविज़न। कौन टेलीविज़न? शैक्षिक टेलीविज़न। ये मीडिया का रूप है, मतलब टीवी जो देखते हैं और वहाँ से अगर कुछ उस प्रकार की खबर आती है तो उससे भी बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि कोई छात्र या सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो उसके व्यवहार को जानना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो उसके व्यवहार के कारण को जानना चाहिए। प्रयासवत त्रुटि का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लक्ष्य। क्या है सबसे महत्वपूर्ण? लक्ष्य। लक्ष्य होगा तो प्रयासवत त्रुटि भी होगी। निम्नलिखित में कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर देता है? तो वह है रचनावाद। कौन है? रचनावाद। निम्नलिखित में कौन सा तत्व कक्षा के अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? तो कक्षा के अधिगम हेतु सहायक जो होते हैं वो अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देने में सहायता करना। सी नंबर का ऑप्शन सही है। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, इससे जो है सो अधिगम के लिए सहायता मिलता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतर बदलाव के साथ इस्तेमाल होती है? तो आवश्यकता जो है अभिप्रेरणा के साथ अंतर बदलाव के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रेरणा अनुभूति के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने का व्यक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है और ये भावात्मक है। क्या है? भावात्मक। निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो सही होगा यथापूर्ण संबंध। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है, उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिप्रेरण कहेंगे। आर्थिक स्तर पर का प्रभाव निम्न में किस पर नहीं पड़ता है? तो आर्थिक स्तर का प्रभाव सीखने की क्षमता पर नहीं पड़ता है। गरीब बच्चे भी पढ़ सकते हैं, गरीब बच्चे भी सीख सकते हैं और अमीर बच्चे भी सीख सकते हैं। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए नियमित रूप से। गृह कार्य की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा? तो चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा। किसके आधार पर? चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्ति को बांटा। चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर किसने बांटा? मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ है विचारों का आदान प्रदान। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या है? विचारों के साथ आदान प्रदान। कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक को सार्थक शरीर हाव भाव को समावेशित करता है। मतलब हम जिस प्रकार के टॉपिक पर बात कर रहे हैं उसी प्रकार से हमारा शरीर का हाव भाव भी होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है सहानुभूति देना। अगला प्रश्न, निगमनात्मक तर्कना में शामिल है। क्या है? तो उसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर। निगमनात्मक तर्कना में शामिल क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसका मतलब है बच्चा पहले सामान्य होता है लेकिन धीरे धीरे वो सीख के विशिष्ट होते हैं। अगला प्रश्न, सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं को समझ बढ़ाते हैं।
किस चीज़ में? तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता में बढ़ाने। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंच कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? देखें यहाँ नेगेटिव पूछ रहा है, तो सबसे कम प्रेरक क्या होगा? राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। बस छात्रवृत्ति के लिए प्रयास करना ये सबसे कम प्रेरक है, और बाकी जो हैं सभी अधिक से अधिक प्रेरणादायक है। इसमें सबसे पहला जो है संसार के श्रेष्ठ रंगमंच कलाकारों की निष्पाति के संबंध में साहित्य पढ़ने के लिए तथा सीखने का प्रयास करना, ये प्रेरणादायक उपाय होगा। एक रंगमंच कलाकार साथी के साथ अनुभूति पूर्ण स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना, यह भी क्या है? तो यह भी कहीं ना कहीं प्रेरणादायक है और अधिक प्रेरणादायक है। उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिसमें वो प्रफुल्लित होता है, यह भी प्रेरणादायक है। लेकिन कम प्रेरणादायक जो है वह ये कह रहा है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतना है जिससे कि तुमको छात्रवृत्ति मिल सके। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखा रही, वह क्या कर रही? तो वह कर रहे बच्चों को पाठ समझने की शैली विकसित करने में सहायता कर रही। अगला प्रश्न, अधिगमकर्ता का स्व नियमन का अर्थ है। तो अधिगमकर्ता का स्व नियमन का अर्थ है अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। मतलब बच्चा जो सीख रहा है उसका खुद से वो अवलोकन कर लेगा, सीख रहा है या नहीं सीख पा रहा है। अगला, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, उसके लिए बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी का तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। ऑप्शन नंबर 1 है। के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन सी। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। और इसमें है, फिर से इसको जोड़ के यहाँ से देख रहे हैं, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसके अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगला प्रश्न हम जानेंगे, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार के अधिगम का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सही है? तो सही जो आंसर होगा वो इसका हो जाएगा, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। यहाँ देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो नेगेटिव पूछा जा रहा है, तो नेगेटिव होगा, अध्यापक जैसा बोल रहे हैं वैसा काम करना। अगला प्रश्न, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है, इस संदर्भ में वह करेगी। तो इस संदर्भ में वह क्या करेगी? अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों के अधिगम की प्रक्रियाओं को ध्यान देगा। तो अधिगम के प्रक्रियाओं को ध्यान देगा। अगला टॉपिक जो है वो है बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रिया होती है? तो प्रतिधारण की प्रक्रिया होती है। किसके अनुसार? बेंडूरा के अनुसार, सामाजिक अवलोकन प्रतिधारणा। अगला प्रश्न, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह संघर्ष कर रहा है, उसका आंतरिक बल जो उसे समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो प्रेरक अंदर से वो प्रेरक है, इसलिए वो प्रश्न को हल करना चाह रहा है। अगला प्रश्न, सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। आकलन क्या है? अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न, व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण प्राकल्पना वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य हैं। किस पद्धति के लक्ष्य हैं? वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य हैं। अगला प्रश्न, अधिगम नियोक्ता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक दूसरे को उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सही तरीका है। तो विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी के संदर्भ में लागू किया जा सकता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो सामाजिक अनुभव को प्रभावित नहीं करेगा। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। मतलब बच्चे अपने रुचि के अनुसार अपना लक्ष्य तैयार करेगा और बच्चे वो कैसे पा सके इसके लिए शिक्षक कार्य करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। कार्य करेंगे इसका मतलब सहायता करेंगे। अगला प्रश्न, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये सही नहीं है।
बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये सही नहीं है, कक्षा के बाहर भी बच्चे सीखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो अपसारी चिंतन। कौन चिंतन? अपसारी चिंतन किससे सृजनात्मकता से संबंधित है? बच्चों में क्रिएटिविटी आ सकती है किससे? अपसारी चिंतन से। अगला प्रश्न, इन कथनों में आप किससे सहमत हैं? तो एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा के आर्थिक स्तर की कमी के कारण होता है, ये सही नहीं होगा। तो एक बच्चे की असफलता तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने की इसकी असमर्थता का प्रतिबिंब है, मतलब बच्चा कैसे असफल हुआ उसकी प्रतिक्रिया या समर्था का एक प्रतिबिंब है। अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक विद्यालय में गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करते हैं, क्या करते हैं? तो विद्यार्थियों की गलती उसके चिंतन अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है, इस पर भी विश्वास करते हैं। विद्यार्थियों को कार्य विविधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वे संकलनात्मक आधार नहीं होते हैं, इस पर भी विश्वास करते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती है, तो इसमें भी विश्वास करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। जब शिक्षार्थियों के समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो बेहतर होता है। अगर चर्चा का अवसर देंगे तो बेहतर तरीके से कक्षा चल रही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? तो सीखने के लिए प्रमुख है वो है अनुबंधन। कौन है? अनुबंधन। अगला प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष कैसे होना चाहिए? तो लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों में पर्याप्त स्थान दिया जाता है। स्थान के साथ साथ ये याद रखें कि बच्चों को पर्याप्त समय भी दिया जाए किसमें? समझने के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? तो महत्वपूर्ण गतिविधि संवाद है। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? तो अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों के भीतरी प्रेरणा और सीखने में अंतर्निहित इच्छा हो, मतलब प्रेरणा भी हो, सीखना भी चाह रहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है? तो आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है उससे आधा समाधान किया जाए और उसके लिए उदाहरण उपलब्ध करवाना। वो आधा समस्या का समाधान कर ले और उसके लिए क्या करना? उदाहरण को उपलब्ध करवाना होता है। अगला प्रश्न, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। तो अधिगमकर्ता केंद्रित विषय का आशय का मतलब है कि वे विधियां जहां अधिगम को अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न, आवश्यकता का पदानुक्रमण सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया है। तो मैस्लो के द्वारा। किसके द्वारा? मैस्लो के द्वारा आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। किसके द्वारा? मैस्लो के द्वारा। अगला प्रश्न, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के द्वारा दिया गया। तो किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा दिया गया। प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को, अधिगम का प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। और ये आज का अंतिम प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता होती है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है और उम्मीद है आप सबों को वीडियो पसंद आई होगी और आप सबों को आकलन परीक्षा में सफल होने की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।